अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बुशरा खान। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अरब और टर्क इन्वेजन को देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से पहले क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरब इन्वेजन की और डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में इंडिया पर अटैक किया और उनको इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने भेजा था ताकि वो सिंध पर कंट्रोल कर सकें। मोहम्मद बिन कासिम बैटल ऑफ रिवार लड़ते हैं दहीर के साथ। दहीर इस वक्त सिंध के रूलर थे और इस बैटल में क्या होता है कि दहीर इस बैटल को हार जाते हैं। ये था अरब इन्वेजन और इसमें बस आपको मोहम्मद बिन कासिम को ही देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं टर्क इन्वेजन और थोड़ा सा देखेंगे हम गजनाविद एम्पायर को। तो 9th सेंचुरी के एंड में ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर समानिद रूलर्स रूल करते थे। समानिद गवर्नर में एक तुर्किश स्लेव था जिसका नाम था अल्पतिजिन। इसने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया और उसकी कैपिटल गजनी थी। 998 में महमूद गजनी के रूलर बनते हैं और वो पहले तुर्किश रूलर थे जिन्होंने इंडिया पर इन्वेड किया था। फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा है, महमूद के कोर्ट पोएट थे। कहा जाता है कि महमूद ने इंडिया पर 17 रेड्स की थी और पहली रेड महमूद ने हिंदू शाही रूलर्स पर की जो उस वक्त पेशावर और पंजाब को कंट्रोल करते थे। 1001 में महमूद हिंदू शाही रूलर जयपाल को डिफीट कर देते हैं पेशावर के पास। जयपाल के बाद उनका बेटा आनंदपाल उन्हें सक्सीड करता है। 1009 में महमूद आनंदपाल को इंदस के पास हरा देते हैं और नंदना, जो न्यू कैपिटल थी, उस पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। महमूद वहां पर एक फोर्ट था नागरकोट, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आनंदपाल को कुछ टाइम के लिए रूल करने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक फ्यूडेटरी की तरह। और 1015 में महमूद लाहौर पर भी कंट्रोल कर लेते हैं और आनंदपाल को वहां से हटा देते हैं। 1018 में महमूद कन्नौज पर अटैक करते हैं और 1025 में सोमनाथ पर। और ये दोनों रेड्स जो हैं वो महमूद की मोस्ट डेयरिंग रेड्स मानी जाती हैं। 1030 में महमूद की डेथ हो जाती है गजनी में और महमूद की डेथ के बाद एक पावरफुल एम्पायर जिसका नाम है सेल्जुक एम्पायर सामने आता है। सेल्जुक एम्पायर सीरिया, ईरान और ट्रांसऑक्सियाना में कंट्रोल करते हैं और मसूद, जो महमूद के बेटे हैं, उनको कंप्लीटली डिफीट कर देते हैं और मसूद को भागकर लाहौर आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इस टाइम क्या हो रहा है। तो प्रतिहार एम्पायर का ब्रेकअप हो गया है। प्रतिहार एम्पायर पूरी तरीके से टूट गया और इसके टूटने के बाद बहुत से राजपूत स्टेट्स सामने आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान। अगर हम बात करें गढ़वाल किंगडम की, तो इस डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर गोविंद चंद्रा हैं, जिन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया। गोविंद चंद्रा के बाद आते हैं जयचंद्रा और जयचंद्र के टाइम पीरियड में हमें चौहान की पावर का भी राइज देखने को मिलता है। चौहान के ग्रेटेस्ट रूलर विग्रहराज हैं और इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज भी बनवाया था और यहीं पर एक लेक जिसका नाम है अना सागर, वो भी बनवाई। 1151 में इन्होंने दिल्ली को तोमार से कैप्चर कर लिया। चौहान के सबसे फेमस रूलर पृथ्वीराज थर्ड माने जाते हैं। पृथ्वीराज 1177 में 11 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। अगर बात करें पृथ्वीराज की, तो उन्होंने बुंदेलखंड में, जिसकी कैपिटल महोबा थी, वहां पर एक कैंपेन किया था और इस बैटल में पृथ्वीराज के फेमस वॉरियर अल्हा और उदाल की डेथ हो जाती है।
माना जाता है कि महोबा के चंदेल रूलर्स को कन्नौज के जयचंद्र सपोर्ट कर रहे थे। तो देखा जा सकता है कि राजपूत रूलर्स, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो ये एक साथ होकर गजनाविद्स को हरा नहीं पाए। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी कहा जाता है, गजनी के रूलर बनते हैं। 1178 में मुइजुद्दीन मोहम्मद ने गुजरात में एंटर करने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के रूलर्स उन्हें माउंट अबू के पास हरा देते हैं। 1190 में मुइजुद्दीन ने पेशावर, लाहौर और सियालकोट पर कंट्रोल कर लिया। क्योंकि गुजरात रूलर से हारने के बाद उन्हें एक सूटेबल बेस चाहिए था, तो वो उन्हें मिला पंजाब में। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम एक सूटेबल बेस बना लेते हैं पंजाब में, उसके बाद आगे इंडिया में इन्वेजन करेंगे। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उस टाइम चौहान रूलर्स बहुत पावरफुल थे और वो पंजाब की तरफ एक्सपेंशन कर रहे थे। तो मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज, इन दोनों के बीच में लड़ाई तय थी। अब इन दोनों के बीच की हम लड़ाई देखते हैं कैसे हुई। तो 1191 में दोनों फोर्सेस तारेन में लड़ी, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और गुरिद फोर्सेस पूरी तरीके से हार गईं। 1192 में दोबारा दोनों फोर्सेस तारेन में लड़ती हैं, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस बैटल में बहुत से राजाओं ने पृथ्वीराज का साथ दिया, लेकिन कन्नौज के रूलर जयचंद ने ऐसा नहीं किया। माना जाता है कि पृथ्वीराज जयचंद की बेटी संयोगिता से प्यार करते थे, लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात का इनकार करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बाद में चंद्र बरदाई ने लिखी थी। इस लड़ाई के बाद पृथ्वीराज बच जाते हैं, लेकिन उन्हें सरस्वती के पास पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज को कुछ टाइम के लिए अजमेर पर रूल करने की इजाजत मिलती है, क्योंकि हमें उस टाइम के कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिस पर एक तरफ पृथ्वीराज देव और दूसरी तरफ श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ मिलता है। कुछ टाइम बाद पृथ्वीराज पर कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और इस तरह दिल्ली और ईस्टर्न राजस्थान तुर्किश रूल के अंडर कंट्रोल में चला जाता है। तारेन की बैटल के बाद मुइजुद्दीन गजनी वापस चले गए और इंडिया को कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर कंट्रोल करके जाते हैं। 1194 में मुइजुद्दीन इंडिया रिटर्न हुए और जयचंद के साथ बैटल ऑफ चांदवार लड़ी कन्नौज के पास। इस बैटल में जयचंद मारे जाते हैं। तो बैटल ऑफ तारेन और बैटल ऑफ चांदवार नॉर्थ इंडिया में तुर्किश रूल का फाउंडेशन कर देते हैं। सो ये था अरब और तुर्किश कंट्रोल इंडिया में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की।